दोस्तों भारत की आबादी 140 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और इस 140 करोड़ की आबादी को अगर आप इकोनॉमिकली कैटेगराइज करना चाहेंगे तो आप उनको तीन क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है अपर क्लास, दूसरा होगा मिडिल क्लास और तीसरा होगा लोअर क्लास। और दोस्तों अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि वो कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट दोस्तों सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज का एक सर्वे हुआ था जिसके रिजल्ट में यह पाया गया कि 50% इंडियंस खुद को मिडिल क्लास बिलीव करते हैं। यहां तक कि दोस्तों अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो वो भी खुद को मिडिल क्लास ही मानती है। अब दोस्तों मानना और होना इसमें बहुत अंतर हो सकता है, इसलिए दोस्तों रियलिटी चेक करने के लिए ऐसे कई इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कोशिश की थी कि एक्सपेंडिचर लिमिट्स अगर किसी फैमिली की हम पता कर सके और उसके बेसिस पर अगर क्लासेस में लोगों को बांट सके तो ज्यादा अच्छा सटीक और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें एक रिसर्च जो बहुत उभर के आई थी वो आई थी नोबेल लॉरेट अभिजीत बैनर्जी की। अभिजीत बैनर्जी सर की बात माने तो 80% इंडिया की जो आबादी है वो मिडिल क्लास का पार्ट है। और दोस्तों उनका ऐसा कहना इसलिए था क्योंकि उनके हिसाब से जो भी परिवार महीने का 5,000 से 25,000 रुपए तक का जो खर्चा करता है तो वो परिवार मिडिल क्लास माना जा सकता है। अब दोस्तों इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर जाए तो दोस्तों आपके घर के सामने जो फल वाला बैठता है, आपके घर में जो बाई आती है, जो रिक्शा वाला है, वो सारे ही मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि सही कैटेगराइजेशन है? मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों 5,000 से 25,000 का खर्चा एक फैमिली आज नॉर्मली कर रही है। दोस्तों अगर हम सिर्फ रिक्शा वाले की बात करें तो दिन का 500 रुपए तो रिक्शा वाला भी कमा लेता है और वो हिसाब से उनकी इनकम महीने की भी 15,000 रुपए हो सकती है और उसके लिए भी 5,000 से ऊपर का खर्चा करना बिल्कुल पॉसिबल है एक महीने में। तो दोस्तों क्या लॉजिकली हमने उसको मिडिल क्लास का पार्ट ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम उसको मिडिल क्लास का पार्ट ट्रीट कर रहे हैं तो उसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हम माइनस कर रहे हैं। और दोस्तों इसीलिए क्लासिफिकेशन बहुत बार चैलेंज भी किया गया। और दोस्तों अगर सोचे तो लॉजिकली ये सही भी लगता है कि कोई परिवार अगर महीने का 25,000 से ऊपर का खर्चा करता है तो दोस्तों उसको मिडिल क्लास मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो अच्छी खासी इनकम कमा रहा है और अच्छा खासा खर्चा कर भी रहा है। और दोस्तों इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें कि इंडिया की कितनी जनता एक्चुअली मिडिल क्लास बन सकती है तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ 3% जनता। दोस्तों यही रिसर्च ये भी कहता है कि इंडिया का अपर क्लास सिर्फ और सिर्फ भारत की पॉपुलेशन का 2% है, मतलब कि 3% मिडिल क्लास और 2% अपर क्लास। इनको छोड़ दिया जाए तो 95% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लोअर क्लास से बिलोंग करती है। दोस्तों ये 3% का जो आंकड़ा है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अगर आप एप्पल की बात करें, सैमसंग की बात करें, मोटोरोला की बात करें, होंडा की बात करें, सुजुकी की बात करें, तो ये सारी बड़ी कॉर्पोरेशंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस मिडिल क्लास को ही टारगेट करती है, क्योंकि उनके हिसाब से ये स्पेंडिंग क्लास है, उनके हिसाब से एस्पिरेशनल क्लास है। और दोस्तों बिजनेसमैन के लिए जहां पर ये स्पेंडिंग क्लास माना जाता है, उसी तरह से दोस्तों पॉलिटिशियंस भी सिर्फ और सिर्फ इन 3% मिडिल क्लास में बहुत इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि उनके लिए ये ऑनेस्ट टैक्स पेइंग क्लास है। लेकिन दोस्तों अगर मिडिल क्लास के लिहाज से बात करें तो मिडिल क्लास की यही कोशिश चलती रहती है कि किस तरह से वो खुद को मिडिल क्लास में बना कर रखे। उसको ऊपर जाने की जिद तो बहुत होती है, वो चाहता है कि ऊपर क्लास में जाए, लेकिन उसको इस बात का डर ज्यादा है कि कहीं वो लोअर क्लास में ट्रांसग्रेस ना कर जाए। और दोस्तों ये जो डर होता है यही उसकी जिंदगी को पूरी तरह से ड्राइव कर रहा होता है। और दोस्तों सच बात तो यह है कि इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी मिडिल क्लास की तादाद हमारे देश में बढ़ नहीं रही है, बल्कि धीरे धीरे कम ही हो रही है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो कुछ दिन बाद ये 3% का फिगर 2% पर आ जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों जब मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि मिडिल क्लास की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, इनका परसेंटेज दिन ब दिन कम होते जा रहा है, तो दोस्तों उसके लिए कुछ सॉलिड रीजनिंग भी है मेरे पास में। और दोस्तों इसके कारण जब हम जानना चाहेंगे तो हमारे सामने 3 तरह के कारण आएंगे। अब दोस्तों ये जो 3 कारण है इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एज करंट प्रोविजनिंग, फ्यूचर प्रोविजनिंग एंड गवर्नमेंट प्रोविजनिंग। अब दोस्तों जो करंट प्रोविजनिंग होता है वो डील करता है आपकी करंट अर्निंग के साथ में, जो आज के आपके जो खर्चे हैं उसको जो मैनेज कर सकता है, ऐसा जो अर्निंग पोटेंशियल आपका है उसके साथ दोस्तों करंट प्रोविजनिंग डील कर। तो दोस्तों एक बात तो आप समझ गए होंगे कि करंट प्रोविजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी सैलरी। और दोस्तों ये जो सैलरी जिन जिन चीजों पे खर्च होती है उन सबको मिला के दोस्तों हम करंट प्रोविजनिंग को सही तरह से स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप साल 2010 की बात करें तो उस टाइम पे फ्रेशर्स के लिए जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी वो या तो बीपीओ सेक्टर में अवेलेबल थी या तो आईटी सेक्टर में अवेलेबल थी। और दोस्तों इन दोनों ही सेक्टर की कोई भी अगर आप बड़ी कंपनी उठा ले, मतलब कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या कोई भी और कंपनी, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे जो स्टार्टिंग पैकेज फ्रेशर्स को ऑफर किया जाता था वो किया जाता था तकरीबन 3 लाख रुपए सालाना, मतलब कि 25,000 रुपए महीना। और दोस्तों उस टाइम के जो खर्चे थे, मतलब कि फूड, कन्वेंस, रेंट एक्सेट्रा, तो दोस्तों 25,000 में उस टाइम पे खर्चे भली भांति मैनेज हो जाते थे।
लेकिन दोस्तों अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें सिचुएशन को और आ जाए साल 2024 में, तो आपको पता चलेगा कि साल 2024 में ये जो कंपनीज है अपने फ्रेशर्स को जो पैकेज ऑफर करती है वो होती है सालाना 4.2 लाख रुपीस का, और अगर महीने के बेसिस पे हम कैलकुलेट करें तो वो होता है 35,000 पर मंथ। मतलब कि दोस्तों 14 साल में 25,000 से सैलरी बढ़कर हो गई 35,000 रुपए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 का ही वहां पर इजाफा हुआ है। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं या किस ग्रेड से ये सैलरी बढ़ी है, तो आपको पता चलेगा 14 साल में सिर्फ और सिर्फ 2.43% के रेट से सैलरीज यहां पर बढ़ी है। और दोस्तों उसी पीरियड का मतलब कि 2012 से लेकर 2022 से 2024 तक का आप इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन्फ्लेशन रेट है 5.99%। मतलब कि अगर कोई चीज उस जमाने में 100 रुपए की हुआ करती थी तो हर साल ऑलमोस्ट 6% के रेट से बढ़ते बढ़ते उसकी कीमत आज के रेट में बहुत ज्यादा हो चुकी है। और सैलरी जो लोगों की बढ़ी है, जो फ्रेशर्स की सैलरी बढ़ी है, वो 25,000 से 35,000 तक बढ़ी हुई है। और दोस्तों जो खर्चे पहले 25,000 में मैनेज हो जाते थे, आज वो 35,000 में भी मैनेज होना पॉसिबल नहीं। दोस्तों जो हमारे करंट प्रोविजनिंग के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, मतलब कि करंट अर्निंग और करंट एक्सपेंडिचर, इनका अगर आप इक्वेशन देखें तो आपको पता चलेगा कि करंट अर्निंग तो बढ़ रही है 2.43% के रेट से और करंट स्पेंडिंग बढ़ रही है 5 या 6% के रेट से। तो दोस्तों यहां जो स्क्यूनेस इस इक्वेशन में आ चुका है, एक जो तिरछापन इस इक्वेशन में आ चुका है, वो धीरे धीरे मिडिल क्लास को लोअर क्लास में ट्रांसग्रेस कर रहा है। मतलब कि 2010 में जो आदमी 25,000 रुपए महीने कमाता था वो खुद को मिडिल क्लास तो कह सकता था, लेकिन वही 2024 में जो आदमी 35,000 रुपए महीना कमा रहा है वो शायद ही खुद को मिडिल क्लास कह सकता है। और दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अर्निंग पोटेंशियल की बात करें या करंट प्रोविजनिंग की बात करें तो वो हिसाब से धीरे धीरे मिडिल क्लास की तादाद कम होती जा रही है। धीरे धीरे वो लोग जो 35,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं वो खुद को लोअर क्लास का पार्ट फील कर रहे हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं फ्यूचर प्रोविजनिंग को। दोस्तों जब भी किसी मिडिल क्लास घर में बच्चा पैदा होता है तो वहां पर कुछ इस तरह का सीन होता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब दोस्तों एक मिडिल क्लास बाप की बात माने तो वो अपने बच्चे को बड़ा होकर या तो इंजीनियर बनाना चाहता है, या अगर वो बहुत दिलदार होगा तो उसको ऑप्शन देगा कि बेटा तू या तो इंजीनियर बनना या तो डॉक्टर बनना। और दोस्तों इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो जिंदगी भर पैसा बचाता है, ताकि जब भी उसका बच्चा 12वीं में आ जाए तो उसके पास सफिशिएंट पैसा हो कि उसको या तो इंजीनियर बना सके या तो डॉक्टर बना सके। लेकिन दोस्तों इंजीनियरिंग को लगने वाला जो खर्चा है उसकी बात अगर हम करें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। साल 2008 की बात करें तो एक प्राइवेट कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको सालाना खर्चा आता था तकरीबन 40,000 रुपए का। वही दोस्तों अगर आप साल 2024 की बात करें तो यहां पर खर्चा आता है तकरीबन 1,60,000 रुपए का। और दोस्तों 14 साल में अगर ये जो फीस बढ़ी है इसका ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट आपको वॉपिंग 9.63% का मिलेगा। मतलब कि हर साल इंजीनियरिंग की फीस जो है वो ऑलमोस्ट 9 से 10% से बढ़ते रही है। और दोस्तों ये हम उस कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, उन डिग्रीज की बात कर रहे हैं जो ऐसे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस से आई है जहां पर बच्चे का स्किलिंग भी सही तरह से नहीं होता, उनकी डिग्री किसी काम की नहीं होती है। दोस्तों ऐसे एजुकेशन सिस्टम में आपको इन्फ्लेशन देखने मिलेगा 9 से 10% का। वहीं पर दोस्तों अगर आप सरकारी कॉलेज की बात करें, अगर मेरी कॉलेज की बात करें, मतलब कि अगर एनआईटी नागपुर की बात करें तो 2008 में जब मैं एनआईटी नागपुर में था दोस्तों तो पर सेमेस्टर की फीस हुआ करती थी 10,000 रुपए। लेकिन दोस्तों अगर 2024 में आप सेमेस्टर वाइज फीस देखेंगे तो इंजीनियरिंग की सरकारी कॉलेज मतलब कि एनआईटी नागपुर समान कॉलेज में जो फीस होती है वो होती है तकरीबन 69,000, मतलब कि 70,000 के आसपास की। तो दोस्तों यहां अगर आप इन्फ्लेशन का रेट देखेंगे तो आपको वॉपिंग 12.93% का इन्फ्लेशन दिखेगा। मतलब कि सरकारी कॉलेज की पर एनम बेसिस पे अगर फीस आप निकाले तो कम से कम 12 से 13% हर सालाना बढ़ती है। तो दोस्तों आज अगर किसी लड़के को इंजीनियरिंग करनी है अच्छे कॉलेज से तो उसको कम से कम 10 से 11 लाख का एक्सपेंडिचर होगा। अब दोस्तों उस बाप की हालत सोचिए कि जिसका बच्चा अभी जस्ट 1 या 2 साल का है और उसको पता है कि मुझे 16 साल बाद पैसा लगने वाला इंजीनियरिंग के लिए। तो दोस्तों इसी रेट से अगर ये 10 लाख का फिगर हर साल 12-13% से बढ़ते रहेगा तो पता है आपको 16 साल बाद उसको कितना पैसा जमाना पड़ेगा? उसको तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए जमाना पड़ेगा। और दोस्तों अगले 16 साल पे अगर उसको ये पैसा जमाना है तो उसको कम से कम 32 से 34,000 रुपए महीना आज की डेट में सेव करना पड़ेगा। अब दोस्तों जहां पर इनकम पोटेंशियली लोगों का 25 से 50,000 रुपए का है वो 34,000 रुपए महीने कहां पर यहां पर सेव कर पाएगा? और दोस्तों जब वो अपने बच्चे के लिए पैसा सेव नहीं कर पाएगा उसका बच्चा अच्छे कॉलेज से पढ़ नहीं पाएगा। और क्योंकि उसका बच्चा अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ पा रहा है, उसको एक अच्छी डिग्री नहीं मिल पाई है, उसका अर्निंग पोटेंशियल ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम होते जाएगा। और धीरे धीरे दोस्तों ये जो फैमिली है ये मिडिल क्लास से लोअर क्लास में ट्रांसग्रेस कर जाएगी। और दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर प्रोविजनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें जिस तरह का इन्फ्लेशन सर्विसेज इंडस्ट्री में आ रहा है, मेडिकल के एक्सपेंसेस आपके देख लीजिए, एजुकेशन के एक्सपेंसेस आपके देख लीजिए, या जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हैं, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी,
या टीवी पे आपके जो शोज देख रहे हैं, जो डेटा पैक ले रहे हैं, उन सबका अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखिए दोस्तों तो 12 से 13% का है। और दोस्तों हमारी जो करंट प्रोविजनिंग के हिसाब से जो हमारी सैलरी बढ़ रही है वो हमारे फ्यूचर प्रोविजनिंग के लिए सफिशिएंट नहीं हो पा रही है। और दोस्तों सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे इंडिया का मिडिल क्लास श्रिंक होते जा रहा है। जो लोग मिडिल क्लास में खुद को लोअर क्लास में ट्रांसग्रेस होते हुए देख रहे हैं। अब दोस्तों जो तीसरा फैक्टर यहां पर आ जाता है वो आता है गवर्नमेंट प्रोविजनिंग का। अब दोस्तों जब हम एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में गवर्नमेंट प्रोविजनिंग की बात करते हैं तो कुछ मूलभूत सुविधाएं हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं, जैसे कि रास्ते, अस्पताल, स्कूल। अब दोस्तों इंडियन रास्तों की बात करें तो पता ही नहीं चलता कि भाई रास्ते में गड्ढे या गड्ढों में रास्ता है। अब दोस्तों वही अगर आपको अच्छे रास्ते मिल भी जाते हैं, अगर आप किसी नेशनल हाईवे पर जाते हैं या स्टेट हाईवे पर जाते हैं जहां पर आपको अच्छे रास्ते मिल भी जाते हैं, तो दोस्तों इस रास्तों के ऊपर भी आपको एडिशनल पैसा देना पड़ता है एज अ फॉर्म ऑफ टोल टैक्स। अब दोस्तों ये डिस्कशन मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो सारी सुविधा सरकार आपको दे रही है ये आपको फ्री में नहीं दे रही है, इसके लिए आपसे टैक्स लिया जा रहा है। और दोस्तों ये जो भी सुविधा आपको दी जाती है, इनको जो बनाने का खर्चा होता है वो मेजरली आता है इनकम टैक्स के थ्रू। और दोस्तों 2022-23 का अगर आप डेटा देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ इनकम टैक्स के थ्रू तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा यहां पर कमाया था। 8 लाख करोड़ का टैक्सेशन उन्होंने पाया था। और दोस्तों ये जो 8 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन सरकार करती है, ये पता है किसके बलबूते पर करती है? ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ वो 3% मिडिल क्लास के ऊपर। दोस्तों जो 95% का जो लोअर क्लास है वो तो टैक्सेस भरता ही नहीं है, और जो टॉप का 2% अपर क्लास है ये टैक्स सही तरह से इवेड कर जाता है, पॉलिसी लूपहोल्स को यूज करके टैक्स को कंप्लीटली अवॉइड कर जाता है। अब दोस्तों आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि साल 2022 में अक्षय कुमार ने अपनी इनकम 500 करोड़ रुपए दिखाई थी और उस पर 30% का टैक्स भी भरा था। वहीं पर दोस्तों मुकेश अंबानी जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, उनकी अगर आप 2022 की ऑफिशियल इनकम जानेंगे तो होगी सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़। और दोस्तों ये कैसा होता है? स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट अकाउंटिंग। और दोस्तों इसके जरिए अपर क्लास जो होता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं, वो अपना टैक्स बर्डन धीरे 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 कम करते आते हैं और एक्चुअल टैक्सेशन का, इनकम टैक्सेशन का जो बर्डन बनता है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ इस 3% के मिडिल क्लास के ऊपर। और दोस्तों इतना इनकम टैक्स भरने के बाद में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? ठेंगा। ना ही उसको सही तरह की स्कूल्स मिलती हैं, ना ही उसको सही तरह के रास्ते मिलते हैं, ना ही उसको सही तरह के अस्पताल मिलते हैं। इतना ही कि जहां पर रास्ते अच्छे बन जाते हैं, जब वो उस रास्ते के ऊपर जाता है तो उसको टोल टैक्स भरना पड़ता है। अब दोस्तों ये तो ऐसी बात हुई कि आप पिक्चर देखने के लिए गए, आपने 200 रुपए की टिकट ली, आपने पिक्चर इंटरवल तक देखी, फिर आपको लगा कि इंटरवल में पॉपकॉर्न खाना चाहिए, आप बाहर आए और जब आप पॉपकॉर्न लेकर अंदर जा रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने आपको रोक लिया और बोला भाई फिर से 200 रुपए लगेंगे। बोले क्यों? इंटरवल के बाद में पिक्चर देखने के अलग से 200 रुपए लगता है। अब दोस्तों ये कितना वाजिब है? नहीं है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा ही एग्जांपल हमारे साथ जिंदगी में हो रहा है जब हम रस्तों का टोल टैक्स भरते हैं, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स भर रहे हैं तब हम एक्चुअली पैसा पे कर रहे हैं उस सारे रस्तों के बिल्डिंग के लिए, लेकिन जब हम उसको यूज करने जाते हैं तो हमको एडिशनल बर्डन टैक्सेशन का भरना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टोल टैक्स। और दोस्तों इनकम टैक्स तो वो बर्डन है जो हम डायरेक्टली फेस करते हैं, लेकिन जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बर्डन जो होता है दोस्तों वो इनडायरेक्टली हमारी जिंदगी में होता है। अगर आप होटल में खाना खाने जाएंगे तो वहां पर 5% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब एक तौर पर मोदी जी आपके साथ बैठकर खाना खा रहे होंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप कोई टीवी खरीदेंगे तो उसकी प्राइस के ऊपर आपको 18% का जीएसटी भरना पड़ेगा। और दोस्तों इस लिहाज से देखा जाए तो एक मिडिल क्लास आदमी अपने जिंदगी में जो भी पैसा कमाता है उसमें से 50% सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोविजनिंग के लिए कमाता है, वो 50% सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को देने के लिए कमाता है। दोस्तों 2014 से लेकर 2024 तक टैक्स रेट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखे गए, टैक्स के जो स्लैब से ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखे गए, लेकिन लोगों की इनकम तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी क्योंकि इन्फ्लेशन तो वहां पर भी आ रहा था। और दोस्तों इसीलिए जो लोग शायद 2014 में टैक्स पेइंग कैटेगरी में नहीं आते थे, 2024 आते आते वो लोग भी टैक्स पेइंग कैटेगरी में आ चुके हैं। तो दोस्तों सरकार का टैक्स बेस तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास का जो बेस है वो धीरे धीरे कम होकर लोअर क्लास में ट्रांसग्रेस करते जा रहा है। तो दोस्तों अगर करंट प्रोविजनिंग के हिसाब से देखें तो हमारी इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर फ्यूचर प्रोविजनिंग के हिसाब से देखें, जो हम फ्यूचर के लिए प्रोविजन कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रोविजन कर रहे हैं या खुद के बुढ़ापे के लिए प्रोविजन कर रहे हैं, वो भी पैसा दोस्तों उस स्पीड से नहीं हम बढ़ा पाएंगे जिस स्पीड से उन सर्विस सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है या जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से दोस्तों अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन की हम बात करें या गवर्नमेंट प्रोविजनिंग की बात करें तो सरकार हमको कोई भी रिलीफ यहां पर दे नहीं रही है। और दोस्तों इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि धीरे धीरे इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो ट्रांसग्रेस कर रहा है लोअर क्लास में, उनकी तादाद यहां पर कम होते जा रही है। और दोस्तों ये जो 3 फैक्टर मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी एक चौथा इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मिडिल क्लास को लोअर क्लास में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। दोस्तों मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उसको ना एक लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। वो लोगों को ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं मिडिल क्लास हूं, मैं अभी लोअर क्लास नहीं हूं, मेरा अभी सोसाइटी में एक दर्जा है, मेरा भी सोसाइटी में एक ओहदा है।
और दोस्तों इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो वो खर्चे कर रहा है वो शायद उसके बजट के बाहर के, क्योंकि दोस्तों अगर कोई आप 100% इनकम की बात करें तो आपको पता चलेगा 50% तो सरकार ले जा रही है, 25% तो आपकी जो डेली नीड्स है उनमें आपका खर्चा हो जाएगा, 15% दोस्तों आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सेव करेंगे और आपके पास एडिशनली जो पैसा बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10%। और दोस्तों इस 10% में आपको इन्वेस्ट भी करना है और आपको इसी 10% में अपना लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन भी करना है, जो एक बहुत मुश्किल बात हो जाती है। और क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है फिर भी आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हो, वो कर पाते हो बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, और उस रीजन का नाम है EMI। दोस्तों अगर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल की बात माने तो भारत के जो मेट्रो शहर है, मतलब कि दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई टाइप के शहर, यहां के जो लोग हैं ये अपनी 25% जो आमदनी है वो सिर्फ और सिर्फ EMI भरने में ही खर्च कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को चाहिए होती गाड़ी, इन लोगों को चाहिए होते महंगे महंगे घर, और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए दोस्तों ये अपनी 25% सैलरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ EMI में खर्च कर देते हैं। और दोस्तों 50% सरकार को देने के बाद में 25% अपनी डेली नीड्स को पूरी करने के बाद में जो 25% इनके पास बचता है वो दोस्तों एक प्योरली EMI में खर्च कर दे रहे हैं। और इसी के लिए इनके पास फ्यूचर प्रोविजनिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों जब ये बर्डन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, जैसे कि आत्महत्या। अब दोस्तों जो लोग हिम्मत करके आत्महत्या कर लेते हैं वो तो इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उनका परिवार रह जाता है जो इस चक्कर से मुक्त नहीं हो जाता है। और दोस्तों जो लोग ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते, जो उन्होंने करनी भी नहीं चाहिए, वो लोग दोस्तों रह जाते जिम की ट्रेडमिल की तरह दौड़ते हुए, कि आप दौड़ तो रहे हो ट्रेडमिल पर लेकिन आप जा कहीं नहीं रहे हो। उसी तरह की सिचुएशन दोस्तों हमारी जिंदगी में आ जाती है कि हम रैट रेस में लगे तो होते हैं, पैसा कमाने के रेस में लगे तो होते हैं, लेकिन हमारे क्लास में, हमारे लाइफ स्टैंडर्ड में कोई भी खास इजाफा हो नहीं रहा होता है, बल्कि हम मिडिल क्लास से ट्रांसग्रेस कर रहे होते हैं लोअर क्लास में। दोस्तों EMI के साथ साथ एक और ऐसी चीज है जो इंडियन मिडिल क्लास को लोअर क्लास में ट्रांसफॉर्म कर रही है, और वो चीज है उनकी इन्वेस्टमेंट हैबिट। दोस्तों अगर आप टिपिकल मिडिल क्लास की बात करें तो उनके लिए सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट उनको लगता है FD का या गोल्ड का। और दोस्तों अगर आप FD के नॉर्मल रेट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा 6.5% से 7% के इंटरेस्ट रेट आपको FD पर मिलेगा। मतलब कि दोस्तों अगर आपने 100 रुपए कहीं पर इन्वेस्ट किए तो एक साल बाद दोस्तों आपको उसके ऊपर 7 रुपए मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज को नोट ही नहीं कर पाते कि जो 7 रुपए का इंटरेस्ट उनको मिल रहा है उसके ऊपर भी उनको टैक्स लग जाएगा, और अगर आप 30% ब्रैकेट में हो तो आपको 2.1 रुपीज का टैक्स लग जाएगा। तो आपके पास जो इंटरेस्ट बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ 4.9 रुपीज का। मतलब कि आपने 100 रुपए FD में डाले और उसके ऊपर जो आपको एक्चुअल रिटर्न मिला वो मिला 4.9 रुपीज का। मतलब कि आपका सालाना इंटरेस्ट रेट कितना हुआ? 4.9% का। और दोस्तों मैंने जो आपको इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताई थी उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन सरकारी आंकड़ों में बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 6% के रेट से, और अगर एक्चुअल में आप जो फील करेंगे वो करेंगे 8% के रेट से। तो दोस्तों आप FD में जब पैसा रखते हैं तो आपको 4.9% का इंटरेस्ट मिलता है, और जो आपका इन्फ्लेशन है वो 6 से 8% के रेट से बढ़ रहा है। और दोस्तों इसी तरह से अगर इंडियन मिडिल क्लास अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब वो जल्दी से लोअर क्लास में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो दोस्तों इतनी सारी प्रॉब्लम जानने के बाद में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? तो डेफिनेटली दोस्तों इसका सॉल्यूशन है, और पहला सॉल्यूशन रिलेट करता है हमारे अर्निंग्स के साथ में। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति अपने घर का प्राइम अर्नर होता है तो उसको ये फोकस में रखना चाहिए कि भाई उसकी जो सैलरी बढ़ रही है वो कम से कम सालाना 10% के रेट से बढ़े। क्योंकि दोस्तों अगर 10% के रेट से नहीं बढ़ रही आपकी सैलरी तो आपकी करंट प्रोविजनिंग फ्यूचर में खतरे में आ जाएगी। आपकी जो रोजमर्रा की नीड्स है ये आपकी सैलरी कैटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि गुड्स इन्फ्लेशन और सर्विस इन्फ्लेशन का अगर आप एवरेज ले तो तकरीबन 9 से 10% का इन्फ्लेशन आपको वहां पर दिखेगा। तो आप जो भी स्टैंडर्ड आज आप जी रहे हो वही स्टैंडर्ड अगर आपको फ्यूचर में जीना है तो आपकी सैलरी कम से कम सालाना 10% से बढ़नी चाहिए। और दोस्तों अगर आपकी करंट जॉब इस तरह की बढ़त आपको नहीं देती है तो आपको सोचना चाहिए अपनी जॉब शिफ्ट करने के लिए, या तो अपनी खुद की स्किलिंग करनी चाहिए जिससे आप ज्यादा पैसा डिमांड कर सको। दोस्तों जब भी हम फैमिली अर्निंग की बात करेंगे तो हमारे सामने एग्जांपल आना चाहिए वियतनाम समान कंट्री का। दोस्तों वियतनाम की अगर आप बात करेंगे, जिस जमाने में वो आजाद हुए थे, जिस जमाने में वो अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी हालत बहुत खस्ता थी। लेकिन दोस्तों अगर 2010 के आप फिगर्स देखें तो उनका जो मिडिल क्लास था वो था उनके पॉपुलेशन का 10%। वही दोस्तों 2024 आते आते मिडिल क्लास का प्रोपोर्शन उनके पॉपुलेशन में 40% हो चुका है। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि साल 2030 तक उनका जो मिडिल क्लास होगा वो 75% होगा उनके पॉपुलेशन का। और दोस्तों किसी भी कंट्री का जब मिडिल क्लास बढ़ता है तो उनकी टैक्स पेइंग एबिलिटी बढ़ती है, उनकी GDP जनरेशन एबिलिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे दोस्तों देश आगे बढ़ता है वैसे वैसे वहां के लोग भी आगे बढ़ते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बढ़ते जाता है।
और दोस्तों वियतनाम में ये चमत्कार हुआ कैसे, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप वियतनाम की लेबर पॉपुलेशन को देखें तो आपको पता चलेगा उनकी यहाँ की जो महिला है, उनकी यहाँ की जो वुमेन्स है, उनमें जितनी भी महिला वहां पर अवेलेबल है उसमें से 70% महिला लेबर फोर्स का पार्ट है। मतलब कि वियतनाम की हर 10 महिला में से 7 महिला लेबर फोर्स का पार्ट है, 7 महिला खुद अर्निंग कर रही है। वही अगर आंकड़ा दोस्तों अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में हर 10 में से 3 लड़कियां भी वर्कफोर्स का पार्ट नहीं है, 3 लड़कियां भी अर्निंग नहीं है। तो दोस्तों जब आप एक फैमिली में साथ में रहते हो तो इनकम जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सिर्फ एक आदमी की होगी तो वहां पर इनकम को बढ़ाने के स्कोप बहुत कम हो जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर घर की औरतें भी साथ दे, घर की औरतें भी फाइनेंशियली खुद को वायबल कर ले, एम्प्लॉयबल कर ले, तो घर में बहुत अच्छा इनकम आ सकता है। और ये इनकम जनरेट करना हमारे लिए आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो दोस्तों हमको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए हमारे घर की लड़कियों को, औरतों को, कि वो खुद को एम्प्लॉयबल बनाए और खुद जाके मार्केट में थोड़ा सा पैसा कमाए, अर्निंग करे, खुद का डेवलपमेंट करे, खुद के परिवार का डेवलपमेंट करे। दोस्तों इंडिया समान कंट्री में जहां पर 70 करोड़ से ज्यादा महिला है, वहां पर अगर 70% महिलाएं खुद को एम्प्लॉयबल बना लेंगी, पैसा कमाने लग जाएंगी, तो दोस्तों हमारे देश की इकोनॉमी सालाना $770 बिलियन से बढ़ सकती है। और दोस्तों ये जो बढ़त आएगी ये सोसाइटी में ओवरऑल बटेगी, और जब ये बढ़त बटेगी तो देश आगे जाएगा, यहां के लोगों का स्टैंडर्ड डेफिनेटली बढ़ेगा। तो दोस्तों हम सबको कोशिश करते रहनी चाहिए कि हमारे घर की औरतें, हमारे घर की लड़कियां फाइनेंशियली कैपेबल बन सके, फाइनेंशियली एम्प्लॉयबल बन सके। तो दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं कि घर का जो प्राइम अर्नर है उसने इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सैलरी सालाना कम से कम 10% से बढ़े। घर की जो औरत है उन्होंने भी खुद को एम्प्लॉयबल बनाना चाहिए और फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी फैमिली के तरफ। तब दोस्तों एक बार और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो बच्चे हमारे आगे आ रहे हैं, जो नई जनरेशन हमारी आगे आ रही है, क्या वो एम्प्लॉयबल है। दोस्तों अगर नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे की बात करें, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट की बात करें, तो भारत में जो भी इंजीनियर बनते हैं उसमें से 80% इंजीनियर्स आज अनएम्प्लॉयबल है। तो दोस्तों हमको जरूरत है कि ये जो अनएम्प्लॉयड लोग या अनएम्प्लॉयबल लोग हमने क्रिएट किए, इनको स्किल किया जाए, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग किया जाए और इनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। अब दोस्तों यहां पर यह बात भी समझने की जरूरत है कि ये जो इंजीनियर्स बन रहे हैं इन पर इतना खर्चा हो रहा है, फिर भी 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल क्यों है। तो दोस्तों उसका मेजर कारण यही है कि जब कोई आदमी 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप दी जाती है। वहीं पर दोस्तों चाइना या वियतनाम समान कंट्री में आप जाएंगे तो वहां पे स्कूल करिकुलम का पार्ट होता है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, वोकेशनल ट्रेनिंग, और वहां का दोस्तों जो स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है, स्कूल का पढ़ा हुआ जो मैट्रिकुलेट बच्चा है, वो भी एम्प्लॉयबल होता है, जबकि हमारे कंट्री के जो इंजीनियर्स है वो अनएम्प्लॉयबल है। तो दोस्तों हमको फोकस देना चाहिए स्किलिंग के ऊपर, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर। और दोस्तों जब हम वोकेशनल ट्रेनिंग लोगों की करेंगे तो लोग एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। और दोस्तों उसी के साथ साथ हमको एक बात और समझने की जरूरत है कि जो भी आदमी वर्कफोर्स का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है उसको डिग्निटी ऑफ लेबर के कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। दोस्तों डिग्निटी ऑफ लेबर का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, इस दुनिया में काम करने की विलिंगनेस की कमी जरूर है। दोस्तों कोई भी बच्चा अगर पढ़ लिख जाता है तो जनरली उसके दिमाग में यही आता है कि मैं अगर कोई मैनुअल काम करने जाऊंगा तो ये शायद मेरी डिग्री की तौहीन होगी, ये शायद मेरे स्टेटस की तौहीन होगी, और बहुत सारे लोग मैनुअल काम करने से मना कर देते हैं। और दोस्तों यहां पर जब वो काम नहीं करते तो इनकम जनरेट नहीं करते, और जब वो इनकम जनरेट नहीं करते तब वो धीरे धीरे लोअर क्लास का पार्ट होने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अपने बच्चों में डिग्निटी ऑफ लेबर के इस कंसेप्ट को सही तरह से ठूसिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। अगर कोई काम आपका पेट पालने की ताकत रखता है तो वो काम भगवान ने दिया है, ऐसा इसको समझ के करने की जरूरत है। कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतरीन से बेहतरीन काम करने के लिए खुद को कैपेबल करें, लेकिन दोस्तों मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी डिग्निटी को सूट नहीं होता है। अगर इस रास्ते पर हम चलेंगे तो हम खुद के लिए अधोगति का रास्ता चूज कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो डिग्निटी ऑफ लेबर का कंसेप्ट है ये अमेरिकन बच्चे और यूरोपियन बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप वहां पर एक फिनोमेना जरूर देखेंगे। वहां के बच्चे जब पढ़ाई करते रहते हैं तब रोज कम से कम 2 से 3 घंटा कहीं ना कहीं पर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं। और दोस्तों वो जॉब उनको कोई हाई पेइंग जॉब जगह पर नहीं मिलती। कुछ बच्चे लाइब्रेरी में जाके बुक अरेंज करने का काम करते हैं, कुछ बच्चे रेस्टोरेंट में जाके वेटर का काम करते हैं, तो कुछ लोग बुढ़े लोगों की मदद करते हैं उनके घर के मैनुअल काम करने में, और यहां पर वो पार्ट टाइम पैसा कमाते हैं और उससे अपनी जिंदगी चलाते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भाई इससे उनकी जिंदगी में क्या फायदा होता है। दोस्तों जब एक 16 से 17 साल का लड़का काम करने लगता है तो उसको पता चलता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, उसको पैसे की अहमियत समझती है, और जिंदगी में जितने जल्दी आप इस अहमियत को समझ जाएंगे उतना अच्छा पैसे को मैनेज कर पाएंगे, उतना अच्छा पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे।
लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर आप इंडियन बच्चे को देखें तो जनरली जिंदगी के पहले 1000 रुपए कमाने के लिए इंडियन बच्चे को 20 से 21 साल का एज हासिल करना पड़ता है। और दोस्तों क्योंकि वो यूरोपियन या अमेरिकन बच्चों से 3 या 4 साल बाद पैसे के महत्व को समझता है, वो क्रिटिकल 3 या 4 साल अपनी जिंदगी की खो देता है। और ये जो लेट शुरुआत होती है दोस्तों, ये जिंदगी भर उसको रिफ्लेक्ट करते रहती है, उसकी जिंदगी को अफेक्ट करते रहती है। तो दोस्तों अगर हो सके तो अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए, उनको पैसे का महत्व समझाइए, उनको पैसा कमाने के लिए एनकरेज कीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम से जो लर्निंग होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों इस मिडिल क्लास ट्रैप से बचने का जो पहला सॉल्यूशन हमने देखा वो था अर्निंग से रिलेटेड, कि जो प्राइम मूवर है घर का उसको अपनी अर्निंग कंटिन्यूअसली 10% से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जो औरत है घर की उनको भी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। और जो हमारे बच्चे हैं उसको डिग्निटी ऑफ लेबर समझाने की जरूरत है, उनको एनकरेज करने की जरूरत है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाना सीखे, जल्दी से जल्दी पैसे की वैल्यू सीखें। जो दोस्तों दूसरा सॉल्यूशन है वो है कि हम किस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका टाइप समझने की और वहां पर अपना माइंडसेट चेंज करने की। दोस्तों जिस तरह से इन्फ्लेशन 10% के रेट से बढ़ते जा रहा है, इस इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रह जाता है। पहला ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट का, दूसरा ऑप्शन रह जाता है रियल एस्टेट का। लेकिन दोस्तों रियल एस्टेट की अगर बात करें तो आपके पास कैपिटल बहुत होना चाहिए, तभी आप रियल एस्टेट में कुछ एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन जिंदगी के शुरुआत में अगर आपके पास में अच्छा खासा कैपिटल नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट की जर्नी खुद स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में या तो आप खुद इन्वेस्ट कीजिए या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह से म्यूचुअल फंड के तरीके से या खुद होकर इन्वेस्ट करने के तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आप यूएस और यूरोप की बात करें तो 60% जनता जो है दोस्तों वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और दोस्तों जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके स्टॉक रिटर्न तो आपको मिलते ही है, बल्कि इकोनॉमी को हेल्प होती है कैपिटल जनरेशन में, जो इंडस्ट्रीज होती है उनको हेल्प होती है कैपिटल जनरेशन में। और जब कैपिटल जनरेशन होता है तो जीडीपी ग्रो होती है, और जब जीडीपी ग्रो होती है तो ज्यादा जॉब्स बनने का पोटेंशियल देश में बन जाता है। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रही है, और जब तक इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है तब तक इंडिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां भी ग्रो हो रही है। और दोस्तों इस ग्रोथ को हमको टैप करने की जरूरत है, और हमको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर दोस्तों आप म्यूचुअल फंड का रूट चूज करते हैं तो ये सबसे आसान रूट तो होता है, लेकिन अगर आप खुद भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे तो कैसे करना चाहिए उसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया, उसकी लिंक दोस्तों यहां पर आपको ऊपर में दिख रही होगी या वीडियो के एंड में भी दिखेगी। आप चाहे तो दोस्तों उस वीडियो को देखिए, बहुत आसान तरीके से सेफ और गारंटीड रिटर्न्स का दोस्तों मैंने यहां पर वीडियो बनाया जो आपको बहुत मददगार साबित हो सकता है। उसी तरह से दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में कंफर्टेबल नहीं, आपको ये नहीं समझता है कि भाई कब मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसका आपको यहां पर क्यूआर कोड दिख रहा होगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी दोस्तों मैं खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं या खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं मेरे दोस्तों के साथ में, मेरी कम्युनिटी के साथ में दोस्तों इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, उसका लाभ आप उठा सकते हैं और आप भी तब तक उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाना, उनको फाइनेंशियली नॉलेजेबल बनाना, उनको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिखाना, इसके लिए दोस्तों जरूरत होगी गवर्नमेंट के सपोर्ट की, गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को चेंज करने की। क्योंकि दोस्तों जब भी गवर्नमेंट ऐसा कदम उठाएगी जो मिडिल क्लास को ग्रो कर सके, वो देश के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों आप देखिए वियतनाम की अगर 75% जनता 2030 में मिडिल क्लास बन गई तो कितना ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करेगी। आप सोचिए 140 करोड़ के इस देश में अगर 75% का मिडिल क्लास होगा दोस्तों तो ये देश कहां से कहा जा सकता है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको डेवलप्ड होने से रोक सके। दोस्तों जो भविष्य मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया वो थोड़ा डार्क जरूर दिखता है, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। हमको इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी चीजें जो हमको मिडिल क्लास से लोअर क्लास की तरफ ले जा रही है ताकि हम अपर क्लास की तरफ जाने की कोशिश कर सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यूएशन जरूर किया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरे विचार पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने कहीं पर गलती कर दी समझने में तो वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप मेरे साथ डिस्कस करते हैं तो नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं और नए नए आइडियाज दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आता हूं ताकि ओवरऑल हमारी कम्युनिटी की मदद हो सके, ओवरऑल उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हो सके। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में, एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यूएशन। धन्यवाद।